नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं 2025 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार में। जी, ये मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल डिवोरेट और जॉन मार्टिनेस को। हाँ, और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इनके काम के बारे में बता रहे हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए सम्मान मिला। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्या खास था इनके काम में? कुछ ऐसा जो हाथ में पकड़े जाने वाली चीजों पर भी क्वांटम असर दिखाए। ये सुनने में ही बड़ा अजीब है। हाँ, अजीब तो है, पर यही सच है। उन्होंने साबित किया कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो हैरत अंगेज नियम है ना, जो हम सिर्फ छोटे कणों के लिए पढ़ते हैं, वही उन्होंने दिखाया कि वो नियम सिर्फ उन सूक्ष्म कणों पर ही नहीं, बल्कि बड़े आंखों से दिखने वाले सर्किट पर भी लागू हो सकते हैं। आंखों से दिखने वाले सर्किट पर कैसे? ये हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 80 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। अच्छा। उन्होंने एक खास तरह का सर्किट डिजाइन किया। इसमें 2 सुपरकंडक्टर थे। सुपरकंडक्टर यानी जिनमें करंट बिना रुकावट बहता है। बिल्कुल। और इन 2 सुपरकंडक्टर के बीच में एक बहुत ही पतली इंसुलेटिंग परत थी। इसी को कहते हैं जोसेफसन जंक्शन। जोसेफसन जंक्शन, ठीक है। तो सामान्य भौतिकी क्या कहती है कि करंट को वो परत पार करनी है तो उसको ठीक-ठाक ऊर्जा चाहिए होगी। हाँ, ये तो लॉजिकल है। पर उन्होंने देखा कि जब सर्किट को बहुत ठंडा किया गया, परम शून्य के एकदम करीब, बहुत ही ठंडा, हाँ, तब करंट कम ऊर्जा होने के बावजूद उस परत को भेद कर, या यूं कहें कि टनलिंग करके दूसरी तरफ जा रहा था। टनलिंग मतलब जैसे कोई दीवार के आर पार निकल जाए बिना दरवाजे के। हाँ, ये समझाने का अच्छा तरीका है कि ये कितना अजीब है। हम रोज ऐसा होते हुए नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कमाल यही था कि उन्होंने दिखाया कि एक पूरा सर्किट जिसमें लाखों करोड़ों कण हैं, वो एक साथ एक यूनिट की तरह ये क्वांटम व्यवहार कर सकता है। पूरा सर्किट एक साथ? जी। और इससे भी मजेदार बात ये थी कि वो पूरा सर्किट ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई एक ही बड़ा सा क्वांटम कण हो। एक कण? पूरा सर्किट? हाँ, उसकी जो ऊर्जा थी वो लगातार नहीं बदल रही थी, बल्कि कुछ तयशुदा लेवल पर ही मौजूद थी, क्वांटाइज्ड थी। जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, बीच में कुछ नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। ऊर्जा के लेवल अलग अलग थे, बटे हुए। खरबों इलेक्ट्रॉन जोड़े एक साथ एक ही क्वांटम इकाई की तरह काम कर रहे थे। ये तो कमाल है। लेकिन ये पक्का करना कि ये सब किसी बाहरी शोर या गड़बड़ी का नतीजा नहीं है, ये कितना मुश्किल रहा होगा। क्वांटम चीजें तो बहुत नाजुक होती हैं। अरे बहुत ज्यादा मुश्किल। क्वांटम अवस्थाएं तो जरा सी भी बाहरी छेड़छाड़ से, मान लीजिए तापमान में हल्का सा बदलाव या कोई माइक्रोवेव तरंग आ गई, तो बस बिखर जाती हैं। तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ी होगी। बहुत ज्यादा। अपने सेटअप को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रखना, एकदम कम तापमान बनाए रखना, बाहरी रेडिएशन से बचाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। समझ गया। तो ठीक है, ये एक अद्भुत खोज हुई, पर इसका आज के समय में क्या मतलब है? क्या इस्तेमाल है इसका? इसके इस्तेमाल तो बहुत जबरदस्त और दूर तक जाने वाले हैं। जैसे कि यही जोसेफसन जंक्शंस जो हैं, वो आज के जो सबसे एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं ना। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग की आजकल बहुत चर्चा है। उनके जो दिल होते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, वो इन्हीं जंक्शंस पर आधारित हैं। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, इन्हीं सिद्धांतों पर बने सर्किट से बहुत संवेदनशील मैग्नेटोमीटर बनते हैं। मैग्नेटोमीटर? वो किस काम आते हैं? वो दिमाग की गतिविधि मापने में या जमीन के नीचे क्या है ये पता लगाने में काम आते हैं। फिर क्वांटम वोल्टेज के स्टैंडर्ड तय करने में, और खगोल विज्ञान और मेडिकल इमेजिंग में एक एक फोटॉन को पकड़ने वाले डिटेक्टर बनाने में भी इनका रोल है। बाप रे, इतने सारे उपयोग! असल में उनके काम ने एक पूरी नई फील्ड खड़ी कर दी, अप्लाइड क्वांटम इंजीनियरिंग। अप्लाइड क्वांटम इंजीनियरिंग। हाँ, आज चुनौती ये साबित करना नहीं है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम व्यवहार मुमकिन है, वो तो इन्होंने कर दिखाया। अब चुनौती है कि इन नाजुक क्वांटम अवस्थाओं को ज्यादा देर तक कैसे बनाए रखा जाए ताकि वो सच में काम आ सकें। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि बस प्रकृति के नियमों को समझने की एक बुनियादी जिज्ञासा इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकती है। सही कहा। जब उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया था कि क्या क्वांटम नियम एक बड़े सर्किट पर लग सकते हैं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका नतीजा क्वांटम कंप्यूटर और न जाने क्या क्या होगा। हाँ, ये तो है।
उनके उस मौलिक सवाल की खोज ने ही वो सिद्धांत दिए जिनका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में इंजीनियर कर रहे हैं, भारत में भी नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो नोबेल समिति के अध्यक्ष ने भी यही बात कही कि कमाल है, 100 साल पुरानी क्वांटम मैकेनिक्स आज भी नए नए चमत्कार दिखा रही है और हमारी पूरी डिजिटल तकनीक की बुनियाद वही है। बिल्कुल। और इन तीनों वैज्ञानिकों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 10 करोड़ रुपए बराबर बराबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनीज ने हमें दिखाया कि क्वांटम दुनिया की अजीब बातें सिर्फ नन्ही चीजों तक ही सीमित नहीं है, वो बड़ी हाथ में आने वाली चीजों में भी दिख सकती हैं। जी, और इस खोज ने जोसेफसन जंक्शन से लेकर क्वांटम कंप्यूटर तक तकनीक के कई नए रास्ते खोल दिए। ये वाकई मौलिक जिज्ञासा से प्रेरित शोध का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके नतीजे अप्रत्याशित रूप से इतने महत्वपूर्ण निकले। हाँ, और इसने इंजीनियरिंग का एक नया अध्याय शुरू किया है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम व्यवहार अब सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग सच्चाई है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारे आसपास की दुनिया में, जिसे हम रोजमर्रा का और सामान्य समझते हैं, ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं जिनमें ऐसे गहरे क्वांटम राज छुपे हों? शायद हमें बस उन्हें और ध्यान से देखने की जरूरत है।